हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने सभी प्रश्न यानी 30 प्रश्न जो थे वो 30 प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड लिए थे। आज की वीडियो में सभी प्रश्न पेडागोजी के हैं, ये मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? कई बार ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में लिया है क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प है पाठ्यचर्या में हस्त गतिविधियों का केंद्रीकरण। दूसरा है पाठ्यचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता। तीसरा है सतत आकलन पर ध्यान। और चौथा है पाठ्यचर्या में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान। तो विज्ञान पाठ्यचर्या से क्या आश्रय है? तो विज्ञान पाठ्यचर्या से आश्रय पूरे विज्ञान विषय को संदर्भित करना है, जिसे एक निश्चित अवधि के दौरान किसी कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इसमें सभी अतिरिक्त और मनोरंजक गतिविधियों को शामिल किया गया है जो विज्ञान कक्षा में होनी चाहिए। अब इसमें संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना पूछी गई है। तो जो पाठ्यचर्या है यानी पाठ्यचर्या की सामग्री है आयु के अनुरूप होनी चाहिए। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना क्या है कि जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या सामग्री वह आयु के अनुरूप हो। जिस कक्षा में विज्ञान शिक्षण किया जा रहा है तो उसकी जो पाठ्य सामग्री है वह आयु के यानी बच्चे की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए? पहला है विज्ञान को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप में स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। और चौथा है वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए? तो वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार और क्या क्या बता एनसीएफ 2005 के अनुसार और क्या क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या के लक्षण हैं? तो विज्ञान पाठ्यचर्या में छात्रों को संज्ञानात्मक क्षमताओं, जिज्ञासा, सृजनात्मकता और वैज्ञानिक अवबोध को बढ़ावा देने के लिए अधिगम के लिए सीखना के सिद्धांत पर आधारित गतिविधियां और प्रयोगों में छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी अधिगम के लिए सीखना, इसी के सिद्धांत पर गतिविधियां और प्रयोग शामिल करने चाहिए। और क्या बताया गया है? एकीकृत शिक्षण उपागम को विज्ञान के साथ ही एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अलग अलग विषय के रूप में नहीं कि भौतिक अलग पढ़ाया जा रहा है, रसायन अलग पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं, विज्ञान के साथ एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। और क्या बताया गया है? शिक्षार्थी हस्त गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की संकल्पनाओं को समझते हैं, लेकिन जांच के लिए आगमनात्मक उपागम की आवश्यकता नहीं होती। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय वस्तु को माध्यमिक अवस्था विज्ञान पाठ्यचर्या के महीन यानी तनुकृत संस्करण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो ये सब एनसीएफ 2005 में बताया गया है। इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी? पहला है पाठ्यचर्या में ग्रामीण शैलियों को प्रतिबिंबित करना। दूसरा है
भोजन जैसे मुद्दों को कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना। तीसरा है क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। और चौथा है ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। तो ये मददगार नहीं होगा, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी इसमें तीनों सही हैं, ए बी सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही हैं कि पौधे कैसे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधों के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया, जबकि अन्य मर गए। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचें कि वे क्या कारक हो सकते हैं जिसके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि के द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है। पहला विकल्प है परिकल्पना करना, दूसरा है पूर्व अनुमान लगाना, तीसरा है वर्गीकरण करना और चौथा है मापना। तो आंकड़े पहले से उपलब्ध हैं, यानी कि कुछ पौधे बन गए हैं बीज, लेकिन कुछ बीज उगे ही नहीं है, यानी पौधों के रूप में विकसित नहीं हुए हैं। तो इसकी व्याख्या करना है, तो कौन से कौशल के विकसित होने की संभावना है, ये पूछा गया है। तो इसमें परिकल्पना करना पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि परिकल्पना करना क्या होता है, उपलब्ध अवलोकनों के आधार पर व्याख्या प्रदान करने को परिकल्पना करना संदर्भित करता है। यानी कि आंकड़े उपलब्ध हैं और उन्हीं के आधार पर व्याख्या प्रदान करने को संदर्भित करना। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पूर्व अनुमान में हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, यानी कि पूर्व अनुमान में गहन अवलोकन से प्राप्त जानकारी लेना शामिल है और परिवर्तन होने पर क्या होगा के बारे में एक अच्छी तरह से सोचा गया पूर्व अनुमान लगाना शामिल है। वर्गीकरण करने में क्या किया जाता है, इसमें किसी गुणों या विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में समूहीकृत करना शामिल है। और मापना, यानी कि वस्तु या घटना के आकार का वर्णन करने के लिए मानक और गैर मानक माप इकाइयों का प्रयोग करना, तो ये मापना कहलाता है। तो ये तीनों तो इसमें नहीं होंगे, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आंकड़े पहले से उपलब्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग आमाशय के अंदर झांककर पाचन क्रिया को समझने के लिए किया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है। पहला लिखा हुआ है कि विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसरित होता है। और दूसरा लिखा हुआ है विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसरित होता है, तो ये गलत है, क्योंकि विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसरित नहीं होता। तो पहला तो इसमें गलत लिखा हुआ है। लेकिन जो दूसरा लिखा हुआ है कि विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विज्ञान में हमेशा अवलोकन करने के लिए ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल दो इसमें आएगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया है। पहला है, जहां भी आवश्यकता हो वहां अन्य विषयों से प्रचुर मात्रा में उदाहरण और अंतर्दृष्टियां प्रयोग करनी चाहिए। दूसरा है, ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। तीसरा है, मुक्त क्रीड़ा और खुले अन्वेषणों को महत्व देना चाहिए। और चौथा है, संकल्पनात्मक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए स्थानीय संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो वांछनीय प्रक्रिया नहीं है वह पूछा गया है। तो आप देखते हैं कि जो बी विकल्प में लिखा हुआ है कि ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। यानी कि आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं छात्रों पर है कि जो सही उत्तर दे रहे हैं, और जो गलत उत्तर दे रहे हैं उन पर ध्यान नहीं है। तो वो हमेशा गलत ही उत्तर देंगे, क्योंकि उनके गलत उत्तर को आप सही नहीं करेंगे एक शिक्षक के रूप में। तो बी इसमें वांछनीय नहीं है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वांछनीय नहीं है पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती हैं, जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही हैं। पहला विकल्प है तर्क देना, दूसरा है तुल्य रूपता, तीसरा है वास्तविक वस्तुएं, और चौथा है खुले सिर के सवाल पूछना। तो विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण दे रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, तुल्य रूपता। अब तुल्य रूपता क्या होता है, इसमें भी विकल्प सही है। तुल्य रूपता के बारे में जान लीजिए। तो तुल्य रूपता क्या है, इसमें कक्षा में एक नया विषय शिक्षण शामिल है, जिसे पूर्व में सीखी गई सामग्री या परिचित जानकारी से संबंधित किया जाता है। यानी आप कोई नया विषय पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन जो पूर्व में बच्चे सीख चुके हैं उससे संबंधित करके आप उसे पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये तुल्य रूपता कहलाता है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका अपने कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही हैं। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती हैं, बलुई मृदा, मृण्मय मृदा और दुमटी मृदा। वह हर मृदा के गुणधर्मी की व्याख्या करके उसके कड़ी प्रकृति के आधार पर करती हैं। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती हैं और सब नमूनों की अंतःस्रवण दर में अंतर को भी दर्शाती हैं। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे। पहला है, यह एक प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देता है। दूसरा है, मृदा के अधिक नमूनों का निदर्शन उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। तीसरा है, जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। और चौथा है, अंत में प्रश्नों को पूछना उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षिका प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के नाम बताने से शुरुआत की है, फिर मिट्टी के नमूने भी दिखाए हैं। तो प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रही हैं। केवल शिक्षार्थी का ध्यान दिखाए जा रहे कार्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है, उन्हें इस पर चर्चा करने और अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। तो जांच को बढ़ावा देने के लिए यह प्रभावशाली उपागम नहीं होगा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक जलती हुई मोमबत्ती कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, बीच में आ गया है। एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, केवल 2 इसमें आएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित
कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है विज्ञान की सराहना के बारे में, दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के व्यक्तिगत खोज है, तीसरा है विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है, और चौथा है विज्ञान के सामाजिक प्रयास हैं। यानी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में यहाँ विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। अब इसमें विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सबसे अच्छा वर्णन करता है वह बताना है। तो विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो एक सामाजिक प्रयास के रूप में विज्ञान का अर्थ दुनिया कैसे काम करती है, इसका अस्तित्व, इसकी उत्पत्ति आदि का पता लगाने के लिए विज्ञान के अनुप्रयोग करना है। तो डी विकल्प इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? पहला है यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। तीसरा है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। और चौथा है यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। तो विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? तो यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। यह शिक्षार्थी को विज्ञान के अचूक रूप में देखने में मदद करता है। यह गलत है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। ए सही है, सी सही है। यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है, ये गलत है। ए और सी इसमें सही है, यानी कि जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास हैं। पहला है सामूहिक चर्चा करना, दूसरा है सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, तीसरा है सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना। तो एनसीएफ 2005 उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास हैं। तो सामूहिक चर्चा करना, सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, ये इसमें नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन पहले से ही विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए जा चुके हैं। तो इसमें ये नहीं आएगा। ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत हैं। पहला विकल्प है वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। तीसरा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। और चौथा है विज्ञान में आत्म परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक एक गतिशील निकाय है जो हमेशा सत्य की खोज में रहता है, और वैज्ञानिक सत्य को कभी भी पूर्ण और स्थायी रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि समय के साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। अब इसमें जो गलत है वह बताना है। तो ये तो सही लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है, ये भी सही है। और विज्ञान में आत्म परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। लेकिन वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कई अन्य विधियां हैं जो अनुसंधान करने के लिए उपयोगी हैं, केवल वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसीलिए सी गलत है, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आशु को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आशु का आकलन करने के लिए विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित हैं। अवांछनीय संकेतक की पहचान कीजिए। पहला लिखा है उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पोंछता है। दूसरा है पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है। तीसरा है यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और चौथा है कुत्ते में तापमान
को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा रखता है। तो इसमें अवांछनीय संकेतक की पहचान करनी है, तो उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पहुंचता है, सही है। पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है और कुत्ते में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा दिखाता है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस है, ये गलत है। अवांछनीय संकेतक पूछा गया है तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि सभी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, सभी का 37 डिग्री सेल्सियस, यह गलत है। तो यही अवांछनीय संकेतक है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। पहला है, शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी धारणाएं और विश्वास अलग अलग होते हैं। तीसरा है, शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा है, शिक्षार्थियों के विचार पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं। तो एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है, पहला कि शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार हैं वो कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं। वे वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वे वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, ये गलत है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा, तो इसी को छोड़कर, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपनी विज्ञान की कक्षा को एक अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। पहला है, रूढ़ियों को चुनौती देना। दूसरा है, उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती हैं। तीसरा है, लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना। और चौथा है, लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें लिखा है कि अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। तो रूढ़ियों को चुनौती देना, ये सही है। उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती हैं। लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना, ये भी सही है। लेकिन लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। और यही पूछा गया है कि निम्नलिखित को छोड़कर आप सभी कर सकते हैं। तो डी को छोड़कर बाकी सभी सही हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि आप लड़कियों को अधिक प्रोत्साहित करेंगे तो ये लड़कों के प्रति पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक लैंगिक असमानता और रूढ़िवादिता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया और निम्नलिखित प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को पहचानें जो कि अपसारी हैं, यानी जो व्यापक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है, आप क्या सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ। दूसरा है, क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी, क्या खमीर पानी में घुल जाएगा। और डी लिखा हुआ है, कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेंकी जाती हैं। तो इसमें अपसारी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इन्हें ही मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। तो ये व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें ए लिखा हुआ है, आप क्या सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ। तो इसमें ए अपसारी प्रश्न है। और क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी, ये भी अपसारी प्रश्न है। क्या खमीर पानी में घुल जाएगा,
ये अपसारी प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा पूछा गया है क्या खमीर पानी में घुल जाएगा, हाँ या ना में बताना है। लेकिन क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी, इसमें बच्चे अपने विचार प्रदर्शित करेंगे। तो इसीलिए सी अपसारी प्रश्न में नहीं आएगा और ना ही डी आएगा। तो ए और बी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि, यानी कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने से लाभ होता है। क्यों होता है ये पूछा गया है। पहला है इनमें सभी इंद्रियां शामिल हैं, दूसरा है यह बड़े समूहों को शामिल करता है, तीसरा है यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है, और चौथा है यह व्यक्तिगत ध्यान देता है। तो इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं, ये सही है। जब बच्चे क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं तो इनमें सभी इंद्रियां शामिल होती हैं। अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण में मौजूद चीज़ों का पता लगाने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता और गुंजाइश होती है। विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण को देखने, सुनने और महसूस करने के लिए सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो पहला इसमें सही है। दूसरा जो लिखा हुआ है यह बड़े समूहों को शामिल करता है, ये भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि कहीं जब आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ समय लगता है, जल्दी और आसानी से इसे आयोजित नहीं किया जा सकता। और चौथा लिखा हुआ है कि यह व्यक्तिगत ध्यान देता है, तो यह व्यक्तिगत ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसमें बड़े समूहों को शामिल किया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान ये नहीं देता है। तो डी इसमें गलत है, ए और बी इसमें सही है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। पहला लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखे हुए हैं, इन्हें क्रम से लगाना है। तो देख लेते हैं कौन सा आएगा। पहला लिखा हुआ है वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना। दूसरा है बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करना। तीसरा है अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर देना। तो सबसे पहले बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करना है, तो जो बी लिखा हुआ है ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना है। फिर आएगा सी तीसरे नंबर पर, यानी कि बी, ए, सी, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है यह देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित करता है। दूसरा है वह ये बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है। तीसरा है यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है। और चौथा है यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने में सहायता करता है। अब प्रेक्षण क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो इसका अर्थ है कि आपकी इंद्रियों के साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना, लेकिन इसे कुछ जानने और संग्रहित करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो यह देखना, चखना, छूना, सुनना, इनमें सब में इंद्रियां शामिल हैं, तो ये तो सही है। वह ये बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है, ये भी सही है। और यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने में सहायता करता है, क्योंकि जो विज्ञान में प्रेक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं अवलोकन के माध्यम से डेटा प्राप्त करते हैं, संग्रहित करते हैं, जो उन्हें परिकल्पनाओं और अवधारणाओं को बनाने और उनका मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। तो ये भी सही है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है, तो प्रेक्षण करने के संदर्भ में ये सही नहीं है, और सही नहीं है पूछा गया है, इसीलिए सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है। पहला विकल्प लिखा हुआ है वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता। दूसरा है समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता। तीसरा है वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। और चौथा है
महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद कर पाने की क्षमता। अब जिसमें याद करना, रटना, ये सब कुछ लिखा हो वो प्रश्न के उत्तर नहीं होते हैं, उन्हें आप पहले ही काट दीजिएगा। अब इसमें 2 में लिखा हुआ है याद करना, तो ये 2 पहले से ही गलत हो गए। अब ए और सी बचते हैं। तो पहला लिखा हुआ है वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा विकल्प इसमें सही है, वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार कौन सा महत्वपूर्ण स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है। तो इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि विज्ञान सीखने का जो उद्देश्य है वह छात्रों के सीखने के तरीके से संबंधित संज्ञानात्मक विज्ञान से मौजूदा शोध को संक्षेप में प्रस्तुत करना है और इस शोध को शिक्षण और अधिगम के लिए इसके व्यवहारिक प्रभावों से जोड़ना है। और एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है कि शिक्षकों, नए शिक्षकों और शिक्षा के पेशे में आए किसी भी व्यक्ति के लिए संसाधन के रूप में कार्य करना जो सीखने के तरीकों के बारे में हमारी सर्वोत्तम वैज्ञानिक समझ में रुचि रखता है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, इसमें तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है। पहला विकल्प है कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं या सारहीन है। दूसरा है कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है। तीसरा है कि विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। और चौथा है कि वैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर शाश्वत और अटल है। तो वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, तो इसका अभिप्राय पूछा गया है। तो वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो यह उस ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करके प्राप्त किया गया है और परीक्षण किया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी का अभिप्राय, तो इसमें जो सी विकल्प लिखा हुआ है कि विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है, यानी समय के साथ इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी कहा गया है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक जानकारी है ना तो विश्वसनीय है और ना टिकाऊ और ना ही मूर्त और परिपूर्ण है, बल्कि यह परिवर्तन के अधीन है, क्योंकि नए साक्ष्य या वर्तमान साक्ष्य की नई व्याख्याएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो जो पुराने जो नियम है, सिद्धांत हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसमें सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। और ऐसे प्रश्न जो हैं, इस तरीके के प्रश्न कई बार मैंने प्रैक्टिस में लिए हैं, जिसने भी सभी प्रैक्टिस देखी है उसको पता होगा। कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हर बार प्रश्न पूछने का तरीका जो है अलग अलग है, विकल्प भी अलग हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए एक शिक्षक ने कहा, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। उपरोक्त कथन में शिक्षक ने किस पहलू पर अधिक जोर दिया है। विकल्प लिखे हुए हैं, विज्ञान में आत्मपरकता, दूसरा है विज्ञान में अंतरिमता, तीसरा है विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति और चौथा है विज्ञान का संस्कृति में अंतः स्थापन। तो शिक्षक ने क्या कहा है कि विद्युत विषय पढ़ा रहे हैं और कहा कि थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। तो किस पहलू पर अधिक जोर दिया है शिक्षक ने, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति। सी विकल्प इसमें सही है। अब ये क्या होता है विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति, तो यह इस विचार को संदर्भित करती है कि विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया के अवलोकनों पर आधारित या उत्पन्न होता है। यह देखी और मापी गई घटनाओं पर आधारित है और ज्ञान सिद्धांत या विश्वास के बजाय वास्तविक अनुभवों से प्राप्त होता है। तो इसीलिए सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को
निम्नलिखित कार्यनीतियों द्वारा विकसित यानी मन में बैठा सकता है। इसके सिवाय यानी 3 इसमें सही हैं और एक गलत है, वही गलत वाला बताना है। पहला लिखा है विद्यार्थियों छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए। विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग बनाया जाए। छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय उन्हें प्रस्तुत करें। आवश्यकता यहाँ गलत लिख गया है। और डी लिखा हुआ है वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसमें 3 सही है, एक गलत है और गलत वाला बताना है। तो आप देखते हैं कि पहला लिखा हुआ है सही है कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए। विज्ञान की प्रकृति शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, ये भी सही है। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन छात्रों से कहना कि वे तथ्यों को याद रखें और याद रखने वाला उत्तर नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी पूछा गया है कि वैज्ञानिक उद्यम के सार को छात्रों के मन में बैठा सकता है शिक्षक। 3 इसमें सही हैं, एक को छोड़कर। तो यही सी वाला गलत है और गलत ही बताना था, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। पहला है प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। दूसरा है कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन। और चौथा है परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानना आवश्यक है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? यह नैदानिक परीक्षण या अन्य विधियों के माध्यम से सामान्य या विशिष्ट अधिगम की कठिनाइयों पर काबू पाने में छात्रों या व्यक्तिगत छात्रों की सहायता करने के उद्देश्य से शिक्षण या निर्देशात्मक गतिविधि को संदर्भित करता है। यानी बच्चों को कहीं पर समस्या है तो उसका निदान किया जाए, उपचार किया जाए, यही उपचारात्मक शिक्षण है। अब इसमें कहा गया है कि महत्वपूर्ण बिंदु इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो प्रगति की व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक दर पर ध्यान देना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के और उद्देश्य क्या होते हैं? यह पूर्ण कक्षा की तुलना में एक बच्चे पर अधिक व्यक्तिगत ध्यान देने की अनुमति देता है। कठिनाइयों की क्षेत्रों की पहचान करना और छात्रों को उनकी चुनौतियों को हल करने में मदद करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करना। तो यही सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है? पहला विकल्प लिखा है विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने और अच्छी तरह से याद करने हेतु प्रेरित करें। दूसरा है अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था कर अभिभावकों से विद्यार्थियों को अगले परख की तैयारी अच्छी तरह से करने को प्रेरित करने के लिए कहें। तीसरा है अवधारणा को फिर से पढ़ाएं। और चौथा है अवधारणात्मक रिक्तताएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें। तो पहले आप अवधारणा आधारित प्रश्नों के बारे में जान लीजिए। तो ये ऐसे प्रश्नों के प्रकार हैं जिनका उत्तर व्यापक गणना के बजाय केवल मुख्य अवधारणाओं के ज्ञान के आधार पर दिया जा सकता है। अब इसमें क्या लिखा है कि शिक्षिका पाती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी एक अवधारणा आधारित प्रश्न के गलत उत्तर उन्होंने लिखे हुए हैं शिक्षार्थियों ने। तो कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है? तो डी विकल्प लिखा हुआ है कि अवधारणात्मक रिक्तताएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें, तब बच्चे प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। बाकी विकल्प आप देख रहे हैं गलत हैं, क्योंकि ये पढ़ने से ही आपको पता चल जाएंगे। याद करने वाला तो होता ही नहीं है, पहला गलत हो गया। और भी विकल्प लिखे हुए हैं प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। डी विकल्प सबसे अच्छा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है जिसमें वह लिखती है मैंने देखा कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। यह बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। इस प्रतिवेदन में विज्ञान को निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी शामिल है?
यानी इस प्रतिवेदन में विज्ञान की जो प्रक्रियाएं हैं इनमें से कौन सी शामिल है ये पूछी गई है। पहला विकल्प है अवलोकन करना, दूसरा है विकल्प नहीं है, पहले ये प्रक्रियाएं दी गई हैं उसके बाद नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो पहला लिखा है अवलोकन करना, दूसरा है परिकल्पना करना, तीसरा है पूर्व अनुमान लगाना और चौथा है अनुमान लगाना। तो सबसे पहले पहले उसने बताया कि कुछ पेड़ और पौधे ऐसे हैं जिनमें फल और फूल नहीं हैं, तो ये तो उसका अवलोकन हो गया। इसी अवलोकन के आधार पर उसने बता दिया। अब कारण क्या बताया है कि वर्षा ना होने के कारण और बेहद गर्मी के कारण ऐसा हो सकता है, तो ये हो गया परिकल्पना। ए और बी इसमें सही है, पूर्व अनुमान और अनुमान इसमें नहीं है। पहला और दूसरा इसमें सही होगा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। यानी 3 कथन परिभाषित करते हैं और एक नहीं करता है, उसी कथन को बताना है। पहला है विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, दूसरा है विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत भंडार होता है, तीसरा है विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है और चौथा है विज्ञान सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। तो इस विज्ञान सामाजिक उद्यम है, सही है। विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत भंडार होता है, ये भी सही है। विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है, ये भी सही है। लेकिन विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चलता है कि उनकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं हैं और इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापिका को, पहला विकल्प है, छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है और वह सीखें। तीसरा है अभिभावकों को समस्या के बारे में सूचित करना चाहिए। तीसरा है कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए और चौथा है विशेष शिक्षक को सूचित करना चाहिए। तो कक्षा 6 की अध्यापिका हैं और देख रही हैं कि बच्चे जो है पढ़ पाने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए, पहले विषय में रुचि जागृत करनी चाहिए। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है आज का। लिखा है माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय हैं। पहला विकल्प है मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों होता है, दूसरा है हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं, तीसरा है भोज्य पदार्थों के दिए गए नमूनों में स्टार्च किसमें है और चौथा है किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है। अब जो अनुसंधेय प्रश्न होते हैं ये क्या होते हैं, पहले ये जान लीजिए। तो अनुसंधेय प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को प्रश्न में दी गई समस्या की जांच करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और अपनी जांच के अनुसार हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि जो तीसरा विकल्प है इसमें कहा गया है कि भोज्य पदार्थों के दिए गए नमूनों में स्टार्च किसमें है, यानी कि हमें इसमें जांच करना है, विश्लेषण करना है और पता करने का प्रयास भी करना है कि किसमें स्टार्च है। तो यही अनुसंधेय प्रश्न है, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन लिए थे और कल की वीडियो में मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए थे। तो इसमें 30 प्रश्न पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।